वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद फुल स्टमक। कि अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया इमरजेंसी सर्जरी के लिए जो नेल बाय माउथ नहीं है, यानी उसने रिसेंटली कुछ खाया हो, कुछ पिया हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो, गन शॉट है या कोई और इस वजह से जो है उसको एक सर्जरी की ज़रूरत है, तो इस पेशेंट को हम कहते हैं फुल स्टमक पेशेंट, यानी उसका स्टमक जो है वो बड़ा होता है। तो इस पेशेंट को किस तरह आप उसकी एयरवे को मैनेज करेंगे, उसको किस तरह इंटूबेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नथिंग बाय माउथ या निल बाय माउथ या एनपीओ एनबीएम ये क्या चीज़ है, हम ये क्यों करवाते हैं और ये बेसिकली किस तरह हम करेंगे। अब इमरजेंसी सर्जरी में तो ये नहीं होता कि उनकी बंदे को थोड़ी पता होता है कि मुझे अभी सर्जरी के लिए जाना होता है, कि वो ये तो प्लान सर्जरी में होते हैं, इलेक्टिव सर्जरी में। तो इलेक्टिव सर्जरी में आप एनबीएम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अगर आपके साथ कोई पेशेंट इलेक्टिव सर्जरी के लिए आया है तो उसको सर्जरी से कुछ घंटे पहले उसको खुराक नहीं देना चाहिए थ्रू माउथ। ठीक है, अगर उसकी कोई हाइपोग्लाइसीमिया में है या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से उसको खुराक की ज़रूरत है, तो वो आप पेरेंटली दे सकते हैं थ्रू इन्फ्यूजन, लेकिन माउथ के थ्रू आप उसको खुराक नहीं देंगी। क्यों? बिकॉज इट काज रिगर्जिटेशन एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन, दोनों के दौरान वो फिर रिगर्जिटेशन कर सकते हैं, जो वोमिटिंग है वो कर सकते हैं। तो आप किस तरह इस पेशेंट को जिसने खुराक खाया हो और आप उसको एनबीएम रखना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज ऑफ द फूड दी गई है कि जो सॉलिड फूड है वो एटलीस्ट आप 6 आवर से उसको एनबीएम रखेंगे। सर्जरी से 6 घंटे पहले आप उस पर खुराक बंद करेंगे। ये एटलीस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आप 8 घंटे भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको 6 घंटे एनबीएम रखना पड़ता है सॉलिड फूड से, यानी रोटी वगैरह जो है। मिल्क या जूसेस जो हैं उससे 4 घंटे एटलीस्ट, ठीक है, और क्लियर फ्लूइड लाइक वाटर उससे 3 घंटे एटलीस्ट। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एटलीस्ट मैंने दिया है, इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन इससे कम ना हो। तो ये एनबीएम रखने का तरीका होता है। लेकिन अगर जो मैंने जिस तरह स्टार्ट में बता दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को गोली लगी है, तो उसको आप तो एनबीएम नहीं रख सकते, उसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो उसकी स्टमक फुल होता है, तो आप किस तरह उसको फिर मैनेज करेंगे। अब कुछ पेशेंट तो वैसे होते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पेशेंट होते हैं जिसको हम फुल स्टमक कंसिडर करेंगे, लाइक द प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन को भी हम कंसिडर करते हैं फुल स्टमक, बिकॉज उसका जो यूट्रस होता है दैट इज़ ग्रेविड, उसमें फीटस होता है एंड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द स्टमक, तो इसलिए हम उसको फुल स्टमक कंसिडर करते हैं। इमरजेंसी पेशेंट मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। हाइटस हार्निया, जिस पेशेंट को हाइटस हार्निया हो, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं फुल स्टमक, क्योंकि हाइटस हार्निया में जो गर्ड होते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ वो होता है, उसकी जो एसोफेजियल स्पेंस्टर होता है वो काम नहीं करती, तो किसी भी वक्त उसमें रिगर्जिटेशन हो सकते हैं। अक्सर लेथाटमी पोजीशन जो होते हैं, जो इसमें हम मोस्टली जो जेनिटो यूरिनरी सर्जरीज करते हैं, तो लेथाटमी पोजीशन की में भी स्टमक के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन होता है। ओबेसिटी, ठीक है, एंड इंट्रा एब्डोमिनल स्वेलिंग, तो ये कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट हो फॉर द सर्जरी, सो दैट विल कंसिडर एज फुल स्टमक। अब फुल स्टमक पेशेंट में होता क्या है, क्यों हम इसको एनबीएम जो नहीं है और हम फुल स्टमक को अलग कैटेगरी में डालते हैं, तो इसमें बेसिकली होता क्या है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एसोफेगस होते हैं और स्टमक, इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम कहते हैं कार्डिक स्पेंस्टर, पाइलोरिक स्पेंस्टर, हम इसको कार्डिक स्पेंस्टर इसको कहते हैं, क्योंकि ये कार्डिक के लेवल पर होते हैं। तो इस कार्डिक स्पेंस्टर की लेवल पे जो एरिया है दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक वाल्व की तरह वो काम करते हैं, जिसको हम स्पेंस्टर कहते हैं।
तो स्पेंसर का फंक्शन ये है कि जैसे फूड स्टमक के अंदर चले जाते हैं तो ये स्पेंसर क्लोज हो जाते हैं और स्टमक से फिर जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। सपोज़ ये है हमारे पास एसोफेगस और यहाँ से स्टमक स्टार्ट होते हैं। तो ये वाले जो एरिया होता है ये कंस्ट्रक्टेड होता है इस तरह कि अगर फूड एक बार स्टमक के अंदर गया तो ये वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हम पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं तो उसका कॉन्शियस लेवल चले जाते हैं, तो इसी वजह से ये जंक्शन फिर अपना काम सही तरह से नहीं करते, एफिशिएंसी उसमें कम हो जाती है, किसी भी वक्त वो ओपन हो सकते हैं। अब क्यों ओपन होगा? बिकॉज कि आपके स्टमक में कंटेंट मौजूद है, उसमें फूड मौजूद है, तो उस फूड की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर प्रेशर जो है 23 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा हो गया तो ये जो स्पेंस्टर अब मैंने आप लोगों को दिखा दी, ये स्पेंस्टर ओपन हो जाएंगे और जो स्टमक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आपने एयरवे सिक्योर नहीं की है तो ये जो कंटेंट ऑफ द स्टमक है ये लंग्स की तरफ जा सकते हैं और वहाँ पर निमोनिया काज करेंगी। तो इससे बचने के लिए आपको पेशेंट एनबीएम रखना पड़ता है। अगर एनबीएम नहीं है, इमरजेंसी सर्जरी है, तो उसमें फिर जो फुल स्टमक प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करने चाहिए, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं रिगर्जिटेशन, दूसरे कहते हैं वोमिटिंग। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो वोमिटिंग जो प्रोसेस होता है वो जो कंटेंट है उसमें ये भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये कॉन्शियस लोगों में होते हैं। कॉन्शियस लोगों में जब इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाते हैं या कोई ऐसी खुराक हम खा लेते हैं जिससे हमारे स्टमक जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, तो इस इरिटेशन की वजह से एक फोर्सफुल कंट्रैक्शन होते हैं एब्डोमिनल मसल के, जो कि स्टमक के कंटेंट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं बाहर की तरफ। तो इस प्रोसेस इज़ द वोमिटिंग, और ये एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्टिंग होती है उसमें। लेकिन जो रिगर्जिटेशन होते हैं दैट इज़ पैसिव प्रोसेस, ये ख़ुद ब खुद होते हैं। अगर हम कॉन्शियस बंदे का एग्ज़ाम्पल लें तो कॉन्शियस में अक्सर मुंह को जो पानी आ जाते हैं स्टमक की, ठीक है, जो सोर वाटर आ जाते हैं, दिस इज़ द रिगर्जिटेशन। लेकिन मोस्टली ये अनकॉन्शियस पेशेंट में होते हैं। तो अगर रिगर्जिटेशन आपकी अनकॉन्शियस पेशेंट में हो गया तो ये चूँकि वोमिटिंग तो बाहर की तरफ हम निकालते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, लेकिन रिगर्जिटेशन में पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं आ सकते, लेकिन वो आपके मुंह में आ जाते हैं और मुंह से आपके जो लैरिंग्स है उसके थ्रू नीचे लंग्स में जाते हैं और वहाँ पर निमोनिया जो है काज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्पायरेशन निमोनाइटिस। अब निमोनिया कितना सीवियर होगा ये डिपेंड करते हैं कंटेंट में कि कितना स्टमक के कंटेंट जो है वो लंग्स के अंदर गए हैं, या जो उस कंटेंट है उसमें एसिडिटी कितनी थी, तो उसके ऊपर फिर डिपेंड करते हैं कि निमोनिया किस तरह होगा। तो आप इस पेशेंट को जिसमें रिगर्जिटेशन का ख़तरा हो, आप उसको किस तरह एनेस्थेटाइज करेंगे? तो उसमें जो हम इंडक्शन मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, RSI। तो RSI में आप क्या करेंगे? 4 स्टेप्स है उसमें। नंबर फर्स्ट, इंडक्शन विद प्रोपोफॉल और थायोपेंटॉन अलॉन्ग विद द एंटीएमेटिक। प्री ऑपरेटिवली अगर आप सोचते हैं कि इस पेशेंट में ये फुल स्टमक है, उसमें रिगर्जिटेशन की चांसेस है, तो आप उसको एंटीएमेटिक दे दें, ठीक है, लाइक अंडनसेट्रॉन है, राइजिक है, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, सिमिटिडीन, रिनिटिडीन, जो भी आप देना चाहते हैं एंटीएमेटिक आप दे सकते हैं। और फिर इंडक्शन करें विद द प्रोपोफॉल या थायोपेंटॉन। थायोपेंटॉन हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड है, और प्रोपोफॉल को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एंटीएमेटिक भी है। आजकल जो यूज़ होता है दैट इज़ द प्रोपोफॉल, थायोपेंटॉन पहले यूज़ होते थे। इसके बाद आप मसल रिलैक्सेंट देंगे, लेकिन याद रखें यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हम नहीं देंगे, या इंटरमीडिएट एक्टिंग लाइक एट्राक्यूरियम, सेट एट्राक्यूरियम, पेनक्रूनियम, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें शॉर्ट एक्टिंग चाहिए विच इज़ द सक्सिनाइल कूलिन या सक्सामेथोनियम।
क्योंकि इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन भी रैपिड है और ड्यूरेशन भी कम है। अगर पेशेंट इंट्यूबेट ना हुआ, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, तो आप जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही आपने मसल रिलैक्सेंट दिया तो 15 सेकंड तक आप उसको वेंटिलेट नहीं करेंगे। मास्क के थ्रू आप उसको न वेंटिलेट करेंगे न एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, क्योंकि 15 सेकंड उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन है। जब आप सक्सामिथुनियम देंगे तो आफ्टर 15 सेकंड जो मसल ऑफ द नेक है उसमें फेसिकुलेशन होगी, कंट्रैक्शन होगी फॉर द शॉर्ट टाइम। जैसे कंट्रैक्शन हो जाती है तो फिर आप उसको थोड़ा वेंटिलेट करें और देन इंट्यूबेट द पेशेंट। लेकिन ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन आप जो उसका क्रिकाइड कार्टिलेज है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे अबाउट 5 न्यूटन। जब आप उस क्रिकाइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्रिकाइड कार्टिलेज कहाँ पर है? इंटीरियर टू द ट्रेकिया है और ट्रेकिया के पीछे एसोफेगस है। तो जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो नीचे जो एसोफेगस है वो स्क्वीज़ होगा, बंद हो जाएंगे, तो इससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। लेकिन जैसे आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, कफ को इन्फ्लेट कर दिया, तो फिर आपकी एयरवे सिक्योर है। अगर वो फिर रिगर्जिटेशन करे भी तो वो मुंह में आएंगे, नीचे लैरिंक्स या ट्रेकिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रेकिया को सिक्योर किया है। फिर इसके बाद उसकी क्या है? फॉलो अप है। आपने तो एयरवे सिक्योर किया, आप इसको फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप किस तरह करेंगे? सक्शन मशीन शुड बी रेडी फॉर द स्टमक वॉश। अगर रिगर्जिटेशन हो चुकी है तो आप सक्शन के थ्रू उसको रिमूव करें। एनजी ट्यूब डालें ताकि जो कंटेंट है उसको आप एस्पायरेट करें। और इसके बाद आपने पेशेंट को इंट्यूबेट भी किया है, एनजी ट्यूब भी डाले है, स्टमक को भी क्लियर किया है, ओरल कैविटी भी किया है, तो आप उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट सेस एट्राक्यूरियम या एट्राक्यूरियम आप दे सकते हैं, क्योंकि सक्स जो है हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर दौरान इंट्यूबेशन आपके पास रिगर्जिटेशन हो चुकी है, आप थोड़े बहुत हो चुके हैं, लेकिन आप किस माइंड में है कि थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो चले गई है इन द ट्रेकिया, तो आप इसके लिए प्रॉपर सक्शनिंग करें और पेशेंट को स्टीरॉयड का एक डोज लगा दें, पर्टिकुलरली द हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लैरिंजियल एडिमा वगैरह है वो नहीं होगा और सक्शन के थ्रू आप उसको निकालेंगे। तो ये आज का लेक्चर था कि आप किस तरह फुल स्टमक पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती है, निमोनिया हो सकती है अगर आप के से जो पेशेंट वो जो है एस्पायरेट करे। दौरान एनेस्थीसिया पेशेंट जो है वो डिसेचुरेट होंगे। ठीक है, वो उसकी हेमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी होगी, तो इसको समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।